इंडो नेपाल बॉर्डर का पूरा सच। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली महाराजगंज में 84 किमी बॉर्डर का सरहदी इलाका है, जो तस्करों, दो नंबरियों और भ्रष्टाचार में डूबे अफसरों और कर्मचारियों की काली कमाई का मुफीद अड्डा है। सरकार और अफसर कई कार्यक्रम करते हैं और बॉर्डर पर प्रतिबंधित किसी भी प्रकार की वस्तु की तस्करी पर रोक लगाने की योजनाएं बनाते हैं, पकड़ते भी हैं और कार्रवाई भी होती है। इतना ही नहीं, समय समय पर बाकायदा टास्क और टारगेट देकर मुलजिम पकड़ते हैं, पर तस्करी है कि बेतहाशा चलती रहती है, जिसको रोक पाना या तो नामुमकिन हो जाता है या फिर नासूर। इसकी एक बड़ी वजह है कि तू डाल तो मैं पात। यह नीति दूसरे तरफ काली कमाई करने वालों को रातों रात करोड़पति बनने का सपना, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के अकुल में डूबे अफसर हैं और तस्कर हैं। अभी बीते सप्ताह की बात है कि तस्करी कर भारत सीमा में लाई जा रही अरबों रुपए की मादक पदार्थ चरस पकड़ में आई है, जिससे बॉर्डर पर तैनात सैकड़ों एजेंसियों और अफसरों की कलई खुल गई है और बॉर्डर पर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अन्यत्र बॉर्डर क्षेत्रों पर जमे भ्रष्ट अफसरों को अब भी समाज और विभाग का लेस मात्र भय नहीं है, जिसकी कुछ अनछुई तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद किया है, जिससे न सिर्फ सरकारी मशीनरी बल्कि कुछ गोलबंद पत्रकारों की भी मिलीभगत से बॉर्डर इलाकों में तस्करी रात दिन फल फूल रही है और हमें भी अपने कर्तव्यों से समझौता करने के लिए लोगों में जकड़ने के लिए पत्रकारों और अफसरों की तरफ से लुभावन ऑफर दिए जा रहे हैं। पर इन सब से इतर 84 किमी की लंबी और बेहद सकरी बॉर्डर के कुछ पगडंडियों और क्षेत्रों की तस्वीरें आपके सामने हमारे कैमरे से प्रस्तुत हैं। जरा गौर फरमाएं और सीमा की सुरक्षा वाली एजेंसियों के भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ अफसरों और कर्मचारियों का सच देखें। बॉर्डर पर चावल और गेहूं तथा इनसे बनी किसी भी प्रकार की वस्तुओं के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी आप इस तस्वीर में देखिए कैसे पुलिस चौकी से होकर यह धान नेपाल जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम चौकी पर पहुंचते हैं तो कोई कुछ बताने वाला नहीं है। एक छोटे से गांव में रोज सैकड़ों टन धान, गेहूं, चावल कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई सटीक जवाब देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। तस्वीरें इस इलाके की जिम्मेदारी संभाले लोगों की और ऐसे एजेंसियों और उसके अंगों के अफसरों को शर्मसार कर रही हैं। आप एक एक कर तस्वीरें देखें, कहीं धान तो कहीं चावल तो कहीं आटों से तो कहीं साइकिल से तो कहीं ट्रैक्टर तो कहीं ट्रालियों से, जिससे मिला बस कम नेपाल पहुंचा दे, इसी होड़ में लगा हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। अभी पिछले ही दिनों की बात है कि बकरियों की तस्करी को लेकर कोतवाली ठूठीबारी के कोतवाल नपे और लाइन हाजिर हो गए कि फिर बॉर्डर पर बकरियों को लेकर नेपाल जा रही पिकअप गड़ौरा में एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई और बंद हो गई। पिकअप स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तस्करों ने आनंद फानंद में पिकअप को किनारे किया और लोडेड 70 बकरियों को उतारकर गड़ौरा सब्जी मंडी की तरफ हाँक दिया। बावजूद इसके पुलिस और एजेंसियां नहीं पहुंची। किसी ने वीडियो बनाया और आला अफसरों को कॉल किया, तब जाकर 20 बकरियों को बरामद किया गया और पिकअप सीज हुई और कार्रवाई हुआ। तो अगले ही दिन निचलौल में कुछ पत्रकार बंधुओं ने 80 बकरियों से भरी पिकअप रोककर पुलिस को बुलाया, तो स्थानीय पुलिस कार्रवाई को तैयार न हुई। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से देर रात पिकअप पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और मालिक को पकड़ने और कार्रवाई करने के बजाय 2 पिकअप चालकों को पकड़कर कार्रवाई कर दिया। पिकअप सीज हुआ कि अगले ही दिन मुखबिर की सूचना पर एसएसबी के जवानों ने फिर एक पिकअप पकड़ा और चालक सहित पिकअप को कोतवाली ठूठीबारी पुलिस को सुपुर्द किया। पिकअप पुनः सीज हुआ और चालक गिरफ्तार हुए, पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। पशु क्रूरता अधिनियम में चालान हुआ। कोई जांच टीम नहीं बैठी, न ही कोई बड़ी मछली पुलिस के गिरफ्त में आई, जबकि इस तस्करी में पत्रकार, नेता और स्थानीय सिस्टम के शामिल होने की सूचनाएं वायरल हो रही हैं। बावजूद इसके भी बकरों की तस्करी अंतरजनपदी इलाके खलीलाबाद से पिकअप से 80 और 70 की दर में बकरियों को लाद कर लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जरा सा और आगे बढ़िए। बात भारत नेपाल के सरहद की हो रही है तो इसमें सफेद बालू और कंक्रीट बालू, मोटा रेत, मिसकट, गिट्टी, सीमेंट धड़ल्ले से पगडंडियों के माध्यम से आ रही है, जिसमें किसकी मिली भगत है शायद सीमा क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों से और साधारण बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो उंगलियों पर विभागों, अधिकारियों और अफसरों के नाम तक गिना सकते हैं।
पर जो जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र के, उनके आंख पर ना जाने कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है कि उन्हें दिखता ही नहीं, या उन्हें पता ही नहीं कि यह सब वस्तुएं भी नेपाल से बॉर्डर क्षेत्र में आ रही हैं। उन्हें आम लोगों, मुखबिरों और मीडिया के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं, तब दिखवाया जाएगा जैसे आश्वासन दे दिया जाता है। पर कब दिखवाया जाता है इसका सिर्फ उन्हें ही ज्ञान होता है। पर एक विभाग जिसे दिखता भी है और वह विभाग मौके पर पहुंचकर पकड़ता भी है, तो ना जाने कौन से पेपर, बालू और सीमेंट का तस्कर दिखा देते हैं कि वह आधे घंटे में रास्ते से ही छोड़ दिया जाता है और सभी औपचारिकताएं उसी आधे घंटे में पूरी हो जाती हैं और पकड़ने का कार्य भी रोज होता है। पर सभी नियम कानूनों से साफ पाक होती है, जिससे आम लोग बखूबी समझते हैं, पर उन्हें नहीं समझ आता है जिनकी यह जिम्मेदारी है। कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होती भी है तो कभी पुलिस तो कभी एसएसबी के द्वारा किया जाता है। बाकी अन्य एजेंसियां, जिसमें मुख्य रूप से कस्टम और वन विभाग, तो सिर्फ और औपचारिकताओं की बातें करता है और औपचारिकताएं ही पूरी करने में रह जाता है, खुद पकड़ नहीं पाता। अब आप थोड़ा और आगे बढ़े मटर एक गांव में, जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। सूचना मिलती है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और माल को गोदाम में ही पकड़ लेती है। मीडिया में करीब 145 बोरी होने की बात कहती है और कोई भी आधिकारिक बयान जारी करने से परहेज कर देती है। वहीं माल की बरामदगी के बाद माल की सुपुर्दगीनामा उसी व्यक्ति को दे देती है जिसका वह माल होता है। गोदाम को राजस्व विभाग की टीम सील भी नहीं करती और माल की बोरियों को बदलने का भरपूर मौका माल स्वामी को दे दिया जाता है। राजस्व विभाग के जाते ही कस्टम विभाग पहुंचती है और गोदाम के इर्द गिर्द घूमती है और कोई भी सवाल का जवाब देने का आदेश नहीं है कि बात कहकर वापस लौट जाती है। कैमरे से इतर होकर बताती है कि राजस्व की टीम ने पकड़ा था, सुपुर्दगीनामा प्राप्त कर ली है, जिसकी कार्रवाई हेतु कस्टम को भेजेगी, तो आगे की जो कस्टम ड्यूटी बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। बिना मटर के बोरे को देखे ही मटर भारतीय है, देसी है या फिर विदेशी कह पड़ती है कि भारतीय है। इनके पास भंडारण का रसीद होगा और जीएसटी पेपर होगी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि सूचना कनाडियन मटर की थी। अब बड़ा सवाल है कि मटर के बोरे का सील देखे बगैर ही अफसर बता देते हैं कि मटर भारतीय है, तो कैसे? और फिर उसी व्यक्ति से मूंगफली मंगाते और गाड़ी में रख खाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाए? कोई समझ पाए तो समझाए। जिन्हें खुद मुखबिर बताता कि यहाँ माल है, जिसकी सूचना पर आते हैं तो बिना माल देखे ही कैसे बता देते हैं कि माल देसी है कि विदेशी है। और थोड़ा आगे बढ़िए, आपको चौंकाने वाली बात बताते हैं। निचलौल तहसील क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों में कबाड़ की बड़ी बात तो यह है कि निचलौल क्षेत्र के सरहदी इलाकों में जितने कबाड़ खरीदने की दुकानें हैं उतना पूरे जिले में नहीं होंगी। अब समझ में नहीं आता कि सरहदी इलाकों में इतने कबाड़ की दुकानें आई कहां से हैं और इसमें फायदा कहां से हो रहा है। इस इलाके में ना तो कोई बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है और न ही कोई बड़ी फैक्ट्री, ना मिल। बावजूद इसके वाहनों के चक्के प्रतिदिन फटे पुराने टायर और कबाड़ हर दुकान पर आता कहां से है और कौन बेचता है और कैसे खरीद की जाती है। बड़ी बड़ी बैटरियां तो वहीं शराब, पानी और सिरप की बोतलें की ट्रकों में गड्डी भर भर कर आती हैं और कौन इन्हें बेचता है और कैसे बिकती हैं ये कोई समझ नहीं पाता। इस बारे में कस्टम विभाग बताता है कि हम तो सिर्फ सरहद पर ही पकड़ सकते हैं, भंडारण का इनके पास लाइसेंस है। और जब यह पूछा जाता है कि यह इतने बड़े पैमाने पर पुरानी वस्तुएं कहां से खरीदते हैं, क्या इनके पास वस्तुओं के खरीदने के रसीद या बेचने के रसीद हैं, तो विभाग कहता है कि आप स्वयं पूछ लें, देख लें, हम इस बारे में नहीं जानते हैं। और जब यह कहा जाता है कि हम पत्रकार हैं साहब, हम तो आपसे कह सकते हैं, हमें कोई रजिस्टर क्यों दिखाएगा, तो इस पर साहब इधर उधर की बातें कह कबाड़ियों से मिलकर बात कर लेने की सलाह देते हैं। कार्रवाई नहीं होती है तो वहीं बाहरी टीमें भी पहुंचती हैं, पर कार्रवाई होती नहीं दिखती है। कबाड़ियों में सबसे बड़ी बात तो खुलकर सामने आती है, वह है विदेशी शराब, खराब वस्तुएं जैसे मेडिकल की वेस्ट और इंजेक्शन दवाएं जो कुंटल में होती हैं, कैसे कबाड़ों की दुकानों पर पड़ी हैं, कौन बेचता है। इन्हें देखने में तो नेपाली लगती हैं, उनके हॉलमार्क नेपाल के हैं, तो वह इंडिया में कैसे पहुंच रही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। भारत की बात करें तो भारत में मेडिकल वेस्ट की अलग टीमें हैं जो खुद हॉस्पिटल पहुंचकर वेस्ट लेती हैं और मेडिकल निर्देशों के अनुसार डिस्ट्रॉय कर देती हैं।
क्योंकि उनकी जहरीली धुएं जानलेवा होते हैं, तो उनके स्पर्श से गंभीर बीमारियों और कई प्रकार के वायरस फैलने का खतरा होता है, जिन्हें खुले दुकानों में बेचा नहीं जाता है। तो नेपाल के इन सरहदी इलाकों में मेडिकल वेस्ट इन कबाड़ियों को कौन बेचता है? और जब कोई इन दुकानों का सच दिखाता है तो इनके मालिक सभी दस्तावेजों और नियमों से सही रहते हैं, तो अन्य पत्रकारों अफसरों से मैनेज कर लेने की बातें क्यों करवाते हैं? सरहद पर तैनात टीमें ईमानदार हैं तो इन कबाड़ की दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और पहाड़ की तरह यह कबाड़ की दुकान इन इलाकों में आ कहां से रहे हैं? जबकि कबाड़ का गाइडलाइन यह कहता है कि हर प्रकार की खरीद फरोख्त की वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन पेपर होना चाहिए, विक्रय करने हेतु और पेपर विभाग की प्रमाणित मुहर लगाकर सिलेंडर करना चाहिए। वहीं सेल व परचेज हुई वस्तुओं का बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होनी चाहिए और प्रत्येक दिन की परचेज और सेल का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल और परचेज करने वाले व्यक्ति का पूरा डिटेल के साथ मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। महीने के टर्नओवर की रजिस्टर होनी चाहिए और आय व्यय का आकलन होना चाहिए। वस्तुएं मार्केट भाव में खरीद बिक्री की जा रही हैं कि नहीं, आम लोगों संग ठगी तो नहीं हो रहा है, जैसे तमाम चीज़ों के साथ प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जिनके खरीद फरोख्त पर रोक है, जिनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, उनका बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। पर इन दुकानों पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, रेट सूची नहीं है, यहाँ तक कि लोकल आदमी कभी कबाड़ खरीदने बेचने नहीं जाता है। ट्रकों से रात के अंधेरे में लोड होकर माल कबाड़ आता है और दिन के उजाले में पुनः लोड होकर चली जाती है, जिसका न कोई पुछनहार है और न ही कोई स्वामी। भारतीय सीमा में नेपाली व्यक्ति के कबाड़ की दुकान कहां से खुल गया है और गोदाम पर सिर्फ मजदूर रहते हैं, मालिक नेपाल में प्रधान है और प्रधानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो एक और हैरत अंगेज का तस्वीर सामने आती है। निचलौल तहसील क्षेत्र का एकलौता चीनी मिल, जिसके चलने के दावों के बाद भी गन्ना किसान मजबूर दिख रहे हैं। नवंबर बीतने को और पेराई सत्र में मिल चलने के आश्वासन सिर्फ मिल रहे हैं। खेत खाली नहीं होने से अगली फसल पिछड़ रही है। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले इलाके के लोग गन्ने की खेती कर रोने को विवश हैं। नेता मिल चलवाने, समय से भुगतान करवाने का आश्वासन दे सत्ता में चले जाते हैं। किसान बेबस लाचार मिल को देखते हैं और हैरान। किसानों ने मिल हेतु अपनी बेशकीमती जमीन दे दिया कि गन्ना उगाएंगे और कैश फसल का कारोबार करेंगे, जिससे किस्मत बदलेगी, पर मिल पर लगातार बकाया होने से मिल बंद हो गई और अब पड़ताल के बाद भी पेराई सत्र में मिल अभी तक चालू न हो सका है, जिससे किसान इतने मजबूर है कि अपने पसीने की गाढ़ी कमाई को नेपाल में औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथों बेचने को विवश हैं, जो बॉर्डर पर एसएसबी के सामने से बैलगाड़ी से गन्ना नेपाल ले जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तब सवाल उठता है कि आखिर किसानों की बेबसी ने सरहद की पाबंदियों को तोड़ दिया है या फिर नियमों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। परत दर परत तस्वीरें आपके सामने हैं और बॉर्डर का उतना सच जितना हम देख पाए आपको दिखा रहे हैं। यूपी के जनपद महाराजगंज से टीम सेटेलाइट न्यूज की रिपोर्ट।